बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 जनवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि लालू यादव की पार्टी ने खेल दिया नया दांव, कर्पूरी ठाकुर के बाद आरजेडी की इस बड़ी मांग को भी मानेंगी बीजेपी। बिहार में कैसे सॉल्व होगा सीट शेयरिंग का सवाल, आरजेडी से माले ने कर दिया क्लियर, इससे कम नहीं है मंजूर। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर सीएम नीतीश कुमार ने डिलीट किया पोस्ट, दूसरे में पीएम मोदी का जिक्र। सीएम होते हुए भी पिता के अपमान पर चुप रहे कर्पूरी ठाकुर, कलेक्टर को भी कार्रवाई से रोका। बिहार में मजदूर ऑनलाइन बनाए लेबर कार्ड, कैसे बनाएंगे आगे आपको बताएंगे विस्तार से। हार्ट अटैक आने से पहले शरीर देते हैं ये संकेत, कौन से संकेत आगे आपको बताएंगे इन संकेतों के बारे में विस्तार से। नीतीश कुमार का पॉलिटिकल कैरियर खत्म, प्रशांत किशोर की बड़ी भविष्यवाणी। प्रशांत किशोर ने बताई बिहार के पिछड़ेपन की वजह, लालू यादव और नीतीश कुमार को भी लिया आड़े हाथ। रैली में पीएम मोदी और राम मंदिर पर गोपाल मंडल का विवादित बयान, टोकने पर अध्यक्ष को हरकाया। पीएम मोदी के समक्ष मैंने रखी थी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग, तेजस्वी और तेज प्रताप बोले यह हम जैसे कार्यकर्ताओं की है जीत। मुस्लिम आईएएस आईपीएस और डॉक्टर महिलाएं हिजाब पहने, एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल का बड़ा बयान। बिहार में 10 लाख युवाओं को नौकरी का तोहफा, महिलाओं के लिए भी बड़ा ऐलान। आज लोग अपने परिवार को ही बढ़ाते रहते हैं, मैंने कभी नहीं बढ़ाया, नीतीश कुमार ने कह दी बड़ी बात। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि केंद्र सरकार के स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद बिहार में उत्साह का माहौल हो गया है। इसको लेकर के बिहार में जम करके राजनीतिक प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने इस मुद्दे पर मंगलवार को एक्स पर इशारों में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि डर ही सही, राजनीति को दलित बहुजन सरकार पर आना ही होगा। लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर लिखा है कि मेरे राजनीतिक और फिर वैचारिक गुरु स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अब से बहुत पहले ही मिलना चाहिए था। जब हमने सदन से लेकर के सड़क तक ये आवाज़ उठाई, लेकिन केंद्र सरकार तब जागी जब सामाजिक सरोकार की मौजूदा बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई है और आरक्षण का दायरा बहुजन हितार्थ बढ़ाया है। डर ही सही, राजनीति को दलित बहुजन सरोकार पर आना ही होगा। दोस्तों जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पूर्णिया स्थित नगर प्रखंड के चकला गोस्वामी पंचायत में प्रणाम पूर्णिया अभियान का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की जनता के समक्ष पूर्णिया को नंबर 1 लोकसभा बनाने का संकल्प लिया है। पप्पू यादव ने अपने संबोधन में कहा है कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की जनता आज गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा, प्रति व्यक्ति आय बदहाल, स्वास्थ्य व्यवस्था की मार झेलने को मजबूर हैं। हम एक बेटे के रूप में अपने घर को बदहाली से निकालने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा है कि इस अभियान में सभी की सहयोग की जरूरत है, इसलिए आज वे आशीर्वाद लेने के लिए घर आएंगे। इससे पहले पप्पू यादव ने अपने हजारों नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ विशाल जुलूस में शामिल हुए। इस दौरान उनकी पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ चुनाव और फिर छात्र शामिल हुए, जहां उन्होंने के नगर प्रखंड के चकला गोस्वामी पंचायत में प्रणाम पूर्णिया अभियान की शुरुआत की है। प्रणाम पूर्णिया अभियान की शुरुआत के दौरान पप्पू यादव ने कहा है कि पूर्णिया को उप राजधानी बनाने से पूर्णिया के आसपास के जिलों की भी समस्या के समाधान में मदद मिलेगी, जहां हाई कोर्ट के बेंच से भी आम जनता को सुविधा होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जम करके हमला बोला और कहा है कि आज बिहार में मात्र 3
3 एयरपोर्ट हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 17। ऐसा क्यों? डबल इंजन सरकार होने के बाद भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? आखिर बिहार में आज तक 6 लेन सड़क क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और फिर राज्य की सरकार ने हमेशा लोगों को जाति और फिर धर्म के नाम पर बांटा है, जहां उनके बीच नफरत पैदा की है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि आज लोग अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते रहते हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। आपको बता दें कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की शताब्दी जयंती के अवसर पर सीएम नीतीश कुमार ने पटना के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में लोगों को संबोधित करते हुए परिवारवाद पर बड़ा हमला बोला है। जहाँ सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि कर्पूरी ठाकुर जी ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन आज लोग सिर्फ अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते रहते हैं। मैंने भी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के दौरान कहा है कि आजकल लोग अपने बेटे को नेता बना देते हैं, बेटा, और फिर अपने आप को बड़ा नेता बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी ने कभी भी अपने बेटे को अपने पद का लाभ नहीं दिलाया है। उन्होंने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन आज लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। हालांकि उन्हें बोलने दीजिए, हमें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जा रहा है। हम लोग शुरू से ही इसकी मांग करते आ रहे थे। जहां हमने केंद्र की सरकार से आग्रह किया था और मिला भी था। जहां आज कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की घोषणा हुई, इसके लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने रामनाथ ठाकुर जी को फोन किया, मुझे नहीं किया, लेकिन जिस कारण से भी केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान दिया, उसके लिए बधाई, प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। दोस्तों, बिहार सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश कर रही है। महागठबंधन की सरकार में वित्त मंत्री विजय चौधरी ने इस साल का बजट पेश किया है। जब इस बार युवाओं की नजर भी बजट पर टिकी हुई है। आपको बता दूं कि सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। जब सरकार ने तकरीबन 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य बनाया है। वित्त मंत्री ने बताया है कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के तहत बेरोजगार युवाओं के लिए 49,000 नौकरियां निकाली जाएगी। इसके अलावा एसएससी के तहत भी 2,900 पदों को भरा जाएगा। जहां वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बजट भाषण के दौरान कहा है कि आने वाले दिनों में पुलिस विभाग में 75,543 खाली पड़े पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही स्कूलों में 40,506 प्रधान शिक्षकों की बहाली होगी। केवल यही नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी 522 शिक्षक बहाल किए जाएंगे और फिर कुल 9 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने बिहार की महिलाओं के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। विजय चौधरी ने कहा है कि नारी शक्ति योजना के तहत यूपीएससी और फिर बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाली महिलाओं को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 1 लाख और फिर साक्षात्कार के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे। जब पहले ही संभावना जताई जा रही थी कि मौजूदा गठबंधन सरकार रोजगार के क्षेत्र में बड़ा ऐलान कर सकती है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी लंबे समय से युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के सृजन की बात कर रहे थे। जब वहीं भाजपा भी इसे लेकर के सरकार को लगातार निशाना बना रही है। दोस्तों, कांग्रेस के भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के जनवरी माह के अंत में सीमांचल के इलाके में राहुल गांधी के कार्यक्रम होने वाले हैं। 30 जनवरी को पूर्णिया में रैली के बाद राहुल गांधी कटिहार के दिगरी चौक के पास जिस स्थान पर रात्रि विश्राम प्रस्तावित है, उस स्थल का कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव सिंह के नेतृत्व में जायजा लिया है। यहां राम मंदिर के बाद कांग्रेस की रणनीति और राहुल गांधी के न्याय यात्रा को लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी के बिहार दौरे से लोगों में भारी उत्साह है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल के रास्ते 29 जनवरी को राहुल गांधी बिहार में प्रवेश करेंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत सिलीगुड़ी से इस्लामपुर होते हुए किशनगंज में प्रवेश करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत पहली बार बिहार की सीमा में प्रवेश करेंगे। जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं को निमंत्रण भी किया गया है। पूर्णिया की सभा में राहुल गांधी के साथ ही नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव सम्मिलित हो सकते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी की सभा में माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य समेत वामपंथी दलों के नेताओं ने भी शिरकत होने की सहमति दे दी है। दोस्तों, बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है कि अब वे बिहार के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई में कम समय का कोर्स करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ये कोर्स मात्र 3 से 6 माह के होंगे। इस कोर्स को करने के बाद युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ दिया जाएगा। आपको बता दूं कि ये कोर्स
कम पढ़े लिखे युवाओं के लिए वरदान साबित होंगे। जी हां, इन कोर्सों में प्रशिक्षण लेने के बाद होटलों, बैंकों, बीमा एवं निजी कंपनियों में नौकरी प्रदान की जाएगी। इसके लिए ITI की ओर से देश के कई कंपनियों से नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। दीघा ITI के प्राचार्य विकास चंद्रा का कहना है कि युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कम अवधि के यानी कि कम समय के कोर्स विकसित किए गए हैं। यह कम अवधि का कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को कंपनी की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मुख्य केंद्र बनाया जा रहा है। दोस्तों, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन शुरू हो गया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के युवा आगे की पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहते हैं तो फिर वे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार सरकार राज्य के यानी कि बिहार के छात्र छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 4 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाती है। या कुछ मामूली शर्तों पर यह लोन सीधे छात्र छात्राओं के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आपको बता दूं कि ये लोन हालांकि बहुत पहले से ही चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी इस योजना के बारे में नहीं पता है। आपको बता दें कि लोन प्राप्त करके स्नातक करने की अवधि उम्र सीमा 25 वर्ष और स्नातकोत्तर करने की अधिकतर उम्र सीमा 30 वर्ष निर्धारित किया गया है। यह इंटर के बाद BSc, BCom, BA, नर्सिंग, BTech, मेडिकल, डिप्लोमा, कृषि आदि की पढ़ाई के लिए लोन ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दूं कि छात्र छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेना है तो फिर वह आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल www.7niche/yuvamission.bihar.gov.in पर जाना होगा। यहाँ जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। दोस्तों, बिहार के युवा अपने जीवन में बेहतर करने के लिए बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार युवाओं को प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत बिना गारंटी के लोन उपलब्ध करा रही है, जिससे कि आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। खबर के अनुसार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और फिर छोटे कारोबारियों को मजबूत करने के लिए सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बिना गारंटी या फिर बिना कुछ गिरवी रखे 10 लाख रुपए का तक का लोन मिलता है। आपको बता दो कि इस योजना के तहत 3 तरह के लोन मिलते हैं। यह पहला शिशु लोन, इसमें 50,000 रुपए तक लोन प्राप्त होता है, जबकि दूसरा किशोर लोन, इसमें 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, और तीसरा तरुण लोन, इसमें 10 लाख रुपए तक की राशि मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेने के लिए आप किसी भी सरकारी, प्राइवेट, क्षेत्रीय, ग्रामीण बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं लोन से संबंधित सभी तरह की जानकारी mudra.org.in वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार के लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा गया है। आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर की सभी जयंती पर राष्ट्रपति के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। यह खबर के अनुसार बिहार में अब तक 4 व्यक्तियों को ही भारत रत्न से नवाजा गया है, जिसमें बिहार की विभूति डॉक्टर विधानंद राय, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संपूर्ण क्रांति आंदोलन के जनक जयप्रकाश नारायण और शहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है। आपको बता दें कि भारत रत्न पाने वाले कर्पूरी ठाकुर 5वें बिहारी बने हैं। आपको बता दें कि पटना में जन्मे डॉक्टर विधान चंद्र राय को 1961 में भारत रत्न से नवाजा गया था। जहाँ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न से नवाजा गया था। यहाँ लोकनायक जयप्रकाश नारायण को 1999 में भारत रत्न से नवाजा गया था। जब बिहार के बक्सर में जन्मे मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया था। अब केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है, जहां राष्ट्रपति भवन की ओर से इसकी घोषणा की गई है। दोस्तों, खबर बिहार के भागलपुर से निकल करके सामने आ रही है। यहाँ पर तिलका मांझी थाना क्षेत्र के TNB लॉ कॉलेज रोड निवासी दारोगा रंजीत ठाकुर और फिर बराड़ी थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी दारोगा प्रेम प्रकाश शाह पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। यहाँ आपको बता दूं कि किशनगंज के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने दोनों दारोगा को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करने का आदेश जारी किया है। दरअसल तिलका मांझी थाना क्षेत्र के TNB लॉ कॉलेज रोड निवासी दारोगा रंजीत ठाकुर और फिर बराड़ी थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी दारोगा प्रेम प्रकाश शाह पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। दोनों दारोगा की तैनाती किशनगंज जिला मुख्यालय में क्रमश 2016-17 में रही थी। यह किशनगंज के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने
दोनों दारोगा को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करने का आदेश जारी किया है। वहीं न्यायाधीश के उक्त आदेश की कॉपी जिला मुख्यालय पहुंचने पर एसएसपी आनंद कुमार ने तिलका मांझी और फिर बराड़ी थानाध्यक्ष को न्यायालय के आदेश के अनुपालन कराने का कहा है। यह किशनगंज के एडीजी की तरफ से जारी वारंट उत्पाद अधिनियम से संबंधित अहम केस में गवाही नहीं देने के कारण जारी की गई है। वारंट मिलने के बाद स्थानीय पुलिस की तरफ से दोनों पदाधिकारियों के पते का सत्यापन करने पर यह जानकारी मिली है कि दोनों पुलिस पदाधिकारी रिटायर हो चुके हैं। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने दांव खेल दिया है, नया दांव खेल दिया है। यह कर्पूरी ठाकुर के बाद आरजेडी ने एक और बड़ी मांग कर दी है, जिससे बीजेपी मुश्किल में आ सकते हैं। आपको बता दें कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी पर केंद्र की मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया है। जब केंद्र के इस निर्णय का आरजेडी से लेकर के दूसरे तमाम राजनीतिक दलों ने भी स्वागत किया है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग पूरी होने के बाद अब आरजेडी ने केंद्र सरकार के समक्ष नई मांग रख दी है। राष्ट्रीय जनता दल का यह दावा है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की उसकी मांग दशकों पुरानी है। राष्ट्रीय जनता दल की मांग और फिर बिहार में हुई जाति आधारित गणना के बाद उसके परिणामों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राजनीतिक दबाव में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का निर्णय लिया है। जहां अब राजद की मांग है कि बिहार में हुई जाति आधारित गणना के बाद बढ़ाए गए आरक्षण के दायरे को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और फिर सांसद मनोज झा ने बुधवार को मीडिया से बात की और फिर कहा है कि बिहार सरकार ने पहले जाति आधारित गणना कराई है, इसके बाद आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है। अब हमारी मांग है कि आरक्षण के बढ़े हुए दायरे को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। कर्पूरी ठाकुर के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, अन्यथा उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा सांकेतिक लगेगी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए इंडिया गठबंधन में दलों के लिए सीट बंटवारा टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। नीतीश कुमार की बात राजद से नहीं बन रही है और फिर जदयू साफ कह रही है कि राजद पहले अपने पुराने सहयोगियों के साथ सीट का बंटवारा करें, फिर आकर के हमसे बात करें। लेकिन अब जो खबर निकल करके सामने आ रही है कि उसके मुताबिक राजद की बात अपने पुराने सहयोगियों के साथ भी नहीं बन रही है। दरअसल लालू प्रसाद यादव की आरजेडी अपने वाम दलों को कम से कम सीटें देने के मूड में है। वहीं पर बिहार की भाकपा माले कम से कम 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अड़ी है। जब माले ने आरजेडी से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के आधार पर सीट बंटवारे की मांग की है। जब पिछले चुनाव में सीपीआई माले 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 12 पर जीत दर्ज करके बेहतर प्रदर्शन किया था। ऐसे में अब उसका कहना है कि लोकसभा में भी जीत के हिसाब से आधी सीट मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर के आरजेडी और फिर भाकपा माले के नेताओं के बीच मंगलवार को बातचीत हुई। ये मीटिंग आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में रखी गई थी, जब दोनों पार्टियों के नेताओं ने करीब 1 घंटे तक सीटों पर मंथन किया। भाकपा माले ने बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर अपना दावा कायम रखा। आरजेडी सूत्रों के अनुसार बातचीत में आरजेडी की ओर से मनोज झा, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव, प्रदेश राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह शामिल हुए। जब भाकपा माले की ओर से पार्टी गठित 3 सदस्यीय समिति के 2 सदस्य एवं अन्य 5 अन्य नेता शामिल हुए। जबकि माले सूत्रों के अनुसार लेफ्ट पार्टियों ने पिछले संसदीय चुनाव के परिणामों के आधार पर सीट बंटवारे किए जाने के बजाय साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर सीट वितरित करने पर जोर दिया है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले पर सीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। दिलचस्प बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार ने एक्स यानी कि ट्विटर पर जो पहला पोस्ट किया था उसमें पीएम मोदी का कोई भी जिक्र नहीं था। जहां उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया, बाद में नई पोस्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया और उन्हें धन्यवाद दिया है। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री एवं महान समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देना बेहद ही खुशी की बात है। ये केंद्र सरकार का अच्छा फैसला है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर दिया गया यह सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित वर्गों में सकारात्मक भावना पैदा करेगा। हम हमेशा से स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। जब वर्षों पुरानी मांग आज पूरी हो गई है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं धन्यवाद देता हूँ।
दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को दुनिया से विदा हुए करीब करीब 35 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके सियासी और फिर सादगी के किस्से जीवित हैं। इसी बीच भारत सरकार ने मंगलवार को उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देने का भी ऐलान किया है। उनके बेटे इस मौके पर सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। इस मौके पर ठाकुर का एक और किस्सा चर्चा में है, जब वो मुख्यमंत्री होते हुए भी अपने पिता के अपमान पर शांत रहे थे। जब बुधवार यानी कि 24 जनवरी को ठाकुर की 100वीं जयंती है, बुधवार यानी कि 24 जनवरी को कल ठाकुर की 100वीं जयंती थी, जब 1924 में जन्मे बिहार के ताकतवर राजनेता एवं एक बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा कई बार विधायक और नेता प्रतिपक्ष का दायित्व भी उन्होंने संभाला। या इतने लंबे सफ़र से ही सियासी तस्वीरों में उनके कद का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये किस्सा क्या था, मामला क्या था। आपको बता दूं कि किस्सा 70 के दशक का है, जब ठाकुर मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे थे। तब बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार उस दौरान उनके गांव के ही कुछ दबंगों ने ठाकुर के पिता को अपमानित कर दिया था। यह सामान्य हालात में इस घटना के बाद बड़ा एक्शन हो सकता था, लेकिन ठाकुर के मामले में नज़ारा कुछ और ही देखने को मिला। रिपोर्ट्स के अनुसार जब मामले ने तुल पकड़ा और फिर खबर फैली, तो फिर इस मामले में कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी गांव पहुंच गए। जब इसकी जानकारी ठाकुर को लगी, तो फिर उन्होंने कलेक्टर को कार्रवाई करने से रोक दिया और वापस बुला लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार उनका कहना था कि दबे पिछड़ों का अपमान तो गांव-गांव में हो रहा था। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और मजदूर हैं, तो आप अपना लेबर कार्ड बना सकते हैं और सरकार के साथ जुड़ सकते हैं। जब सरकार के साथ जुड़ने के बाद आप लेबर के तहत दी जा रही योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में काम करने वाले मजदूरों के लिए सरकार के द्वारा लेबर कार्ड जारी किया जाता है। इस कार्ड की मदद से सरकार मजदूरों को कई तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ देती है। इसलिए बिहार में काम करने वाले मजदूर लेबर कार्ड अवश्य बना लें। खबर के अनुसार बिहार में लेबर कार्ड बनाने की प्रक्रिया ऑनलाइन है। आप बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल www.bocw.bihar.gov.in पर जाकर के लेबर कार्ड के लिए अप्लाई करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और तय समय पर अपना कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको लेबर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। अब आप अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। इसके बाद आप अपना आधार नंबर और अपना नाम दर्ज करें और ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करें। अब आपके सामने बिहार लेबर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल करके आ जाएगा। इस फॉर्म में अपनी सभी जानकारी को सही भरें और दस्तावेज को अपलोड करके उसे सबमिट कर दें। आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। दोस्तों, बिहार में बीपीएससी के तहत बड़े स्तर पर टीचरों की भर्ती की गई है। इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि बिहार में बीपीएससी शिक्षकों के ट्रांसफर अब 3 साल के बाद ही होंगे। या 3 साल के बाद ही अब इन शिक्षकों को दूसरे जगह जाने का मौका मिलेगा। खबर के अनुसार बीपीएससी के पहले चरण के तहत बिहार में ज़्यादातर शिक्षकों की तैनाती गाँव में की गई है। इन शिक्षकों को अब 3 साल तक गाँव के स्कूलों में ही पढ़ाना होगा। 3 साल तक बीपीएससी के शिक्षकों का कहीं भी स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। वही नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग का काम सक्षमता परीक्षा के बाद शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में सभी नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी होगी। इस एग्जाम में जो भी टीचर पास होंगे उसे राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। जब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग राज्यकर्मी के अनुसार ही की जाएगी। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। बहुत जल्द विभाग के द्वारा सक्षमता परीक्षा को लेकर के पूरी डिटेल्स जारी कर दी जाएगी। दोस्तों, अभी हार्ट अटैक का केस लगातार सामने आ रहे हैं। देश के हर कोने में हार्ट अटैक से लोगों की जान जा रही है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि अगर हार्ट अटैक किसी को आती है तो हार्ट अटैक आने से पहले उसके कुछ संकेत है जो देते हैं। आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको भी कहीं ना कहीं हार्ट अटैक की समस्या तो नहीं है, क्योंकि कुछ संकेत है। उस संकेत के माध्यम से आप अपने आप को समझ जाएंगे कि ये वही संकेत है, हार्ट से जुड़ी हुई संकेत है। आपको बता दें कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक का केस गुजरात में देखा जाता है। जब गुजरात में हार्ट अटैक की समस्या तेजी के साथ बढ़ रहा है, बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं की जान भी हार्ट अटैक से जा रही है। ऐसे में सभी व्यक्ति को ये जानकारी होनी चाहिए कि हार्ट अटैक से पहले शरीर क्या संकेत देता है, ताकि तुरंत इलाज किया जा सके। आपको बता दें कि हार्ट अटैक से पहले कुछ संकेत है जो हम आपको अभी बता रहे हैं। आपको बता दूं कि सीने में दर्द या फिर बेचैनी कभी कभी होता है, तो फिर ये हार्ट अटैक के संकेत होते हैं। वहीं पर पसीना आता है और फिर सीने में जकड़न या फिर दबाव जैसा महसूस होता है, तो फिर ये हार्ट अटैक के संकेत हो सकते हैं।
वहीं पर हार्ट अटैक आने से पहले सांस फूलने लगता है और इंसान को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो फिर ये हार्ट अटैक केस हो सकते हैं। वहीं पर सीने में दर्द, भारीपन, जकड़ना महसूस होना हार्ट से संबंधित बीमारियों का संकेत हो सकता है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उल्टी जैसा लग रहा है तो फिर ये हार्ट अटैक के संकेत होते हैं। ऐसा होने पर तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें। अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है और हद से ज़्यादा थकान महसूस होती है तो ये भी हार्ट अटैक के संकेत हो सकते हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि हार्ट अटैक जिसको होते हैं उससे पहले उसको कुछ संकेत देते हैं, उस संकेत के माध्यम से समझ में आ जाएगा कि हार्ट अटैक कहीं ना कहीं हार्ट अटैक की समस्या है। इस संकेत को पहचान करके तुरंत आप इसका इलाज कर सकते हैं डॉक्टर के पास जाकर के। दोस्तों, अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि बिहार में पीए स्टेनो के पदों पर आवेदन शुरू हो गया है। अगर आप इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं तो आप प्रकाशित विज्ञापन को अच्छी तरीके से पढ़ें और दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को समय से पहले ही पूरा करें। पद के नाम के बारे में अगर बात की जाए तो पर्सनल असिस्टेंट, रिपोर्टर, स्टेनोग्राफर। इस पदों की संख्या के बारे में बात की जाए तो ये 22 पद है। योग्यता के बारे में अगर बात की जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक पास होनी चाहिए। आवेदन शुल्क के बारे में अगर बात की जाए तो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 400 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपये हैं। वहीं पर चयन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम में प्रदर्शन के अनुसार किया जाएगा। वहीं पर आवेदन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो आप आधिकारिक वेबसाइट www.vidansabha.bis.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि के बारे में अगर बात की जाए तो ये 15/2/2024 है, यानी कि 15 फरवरी 2024 लास्ट डेट है। आप 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं और ये नौकरी पूरे बिहार में मिलेगी। जी हाँ, बिहार से बाहर आपको जाना नहीं पड़ेगा। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको बिहार में ही रह करके नौकरी मिलेगी। दोस्तों, बिहार में रहने वाले बेरोजगार युवा और किसान 75,000 रुपये की सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने बिहार के युवाओं और किसानों से मधुमक्खी पालन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। खबर के अनुसार बिहार सरकार बिहार में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना चला रही है। इस योजना के तहत मधुमक्खी पालन करने पर सरकार 75 से लेकर के 90% तक की सब्सिडी दे रही है। आपको बता दें कि बिहार के किसान अगर इस काम को करने के लिए 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो उसे 75,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इससे किसानों की अच्छी कमाई होगी और राज्य के किसान आर्थिक रूप से समृद्ध और फिर मजबूत होंगे। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना का लाभ लेने के लिए बिहार के किसान उद्यान निदेशालय की वेबसाइट www.horticulture.bihar.gov.in पर जाएं और फिर बागवानी मिशन योजना पर क्लिक करें और ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करें। दोस्तों, बिहार के शिक्षा विभाग ने बिहार के सभी जिलाधिकारियों से यानी कि बिहार के सभी डीएम से उस आदेश को वापस लेने को कहा है जिसमें उन्होंने विद्यालयों को शीतलहर को देखते हुए निचली कक्षाओं को निलंबित करने का निर्देश देने के लिए आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा का इस्तेमाल किया है। जैसे शिक्षा विभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी प्रमंडल आयुक्तों को भेजे पत्र में ये भी कहा है कि जिलाधिकारियों को आदेश जारी करने के से पहले शिक्षा विभाग से अनुमति लेनी चाहिए थी। के पाठक ने 20 जनवरी को लिखे अपने उस पत्र में कहा कि जिलाधिकारियों से पूछा जाए कि उनका निषेधात्मक आदेश केवल स्कूलों पर कैसे लागू होंगे और कोचिंग संस्थानों और फिर सिनेमा हॉल, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों जैसे अन्य सार्वजनिक स्थानों पर क्यों नहीं। पत्र में कहा गया है कि जब CRPC की धारा 144 लागू करने का आदेश दिया जाता है तो फिर ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ऐसा आदेश किसी न्यायिक जांच में पास होना चाहिए। इस तरह के आदेश को समानता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। इसका मतलब ये है कि निषेधाज्ञा आदेश सभी संबंधित कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आदि पर समान रूप से लागू होना चाहिए। दोस्तों, बिहार में तबादले का दौर जारी है। बिहार में बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों के तबादले और फिर प्रमोशन के बाद अब कई सब इंस्पेक्टर का तबादला किया गया है। जिन सब इंस्पेक्टर का तबादला किया गया है उन्हें 5 फरवरी से पहले नए स्थान पर योगदान करने का निर्देश दिया गया है। इसमें बड़ी संख्या में पटना और फिर नालंदा के थानेदार भी शामिल है। जब बिहार पुलिस मुख्यालय के कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग ने मंगलवार को इससे जुड़े आदेश जारी किया है। जब पुलिस मुख्यालय ने हस्तांतरण दारोगा और फिर थानेदार को 1 फरवरी की तिथि से नए जिलों और फिर इकाइयों में योगदान करने के लिए
विनियमित करने का निर्देश संबंधित एसपी और फिर डीआईजी आईजी को दिया गया है। इसके साथ ही स्थानांतरित पुलिस पदाधिकारियों को 5 फरवरी तक निश्चित रूप से योगदान करने को कहा गया है। इन पदाधिकारियों के फरवरी माह के वेतन की निकासी नव पदस्थापना जिला कार्यालय से की जाएगी। दोस्तों, बिहार की सियासत में नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने को लेकर की अटकलबाजी अभी भी जारी है। जीतन राम मांझी ने तो सियासी उलटफेर की ओर इशारा भी कर दिया है। दूसरी तरफ अब प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के राजनीतिक कैरियर को लेकर के बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर चल रहा है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि नीतीश कुमार अब अपना कैरियर नहीं बचा सकते हैं, जहाँ वे अब कहाँ रहेंगे इसका कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर चल रहा है, जहाँ उन्हें जितने हाथ पैर मारना है मार ले, चाहे एनडीए में रहे या फिर महागठबंधन में रहे। नीतीश कुमार के जो अभी हालात हैं वो ये हैं कि वे जिसके साथ भी जाएंगे या फिर जो दल उनको लेगा, नीतीश कुमार तो डूबेंगे ही, या साथ ही साथ उसको भी लेकर के डूब जाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी उसका नाम था सुशासन बाबू। बिहार में बड़ा वर्ग ऐसा मानता था कि 2005 से लेकर के 2012-13 के दौर में नीतीश कुमार ने बिहार को सुधारने में कुछ प्रयास किए थे। हमने भी उसी नीतीश कुमार की मदद की थी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि आज नीतीश कुमार को कोई भी सुशासन बाबू के नाम से नहीं जानता है। 14-15 में नीतीश कुमार ने पार्टी के चुनाव हारने के बाद इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आज नीतीश कुमार 2020 में चुनाव हार गए। 243 विधानसभा में सिर्फ 42 विधायक उनके पास हैं और फिर कोई ना कोई जुगाड़ लगा करके वे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जब मैं नीतीश कुमार का मानवता के आधार पर विरोध कर रहा हूं। बिहार के सीवान जिले की एक मुस्लिम बेटी ने कमाल कर दिखाया है। इस बेटी का नाम है सादिया परवीन, जो सीवान जिला के रघुनाथपुर प्रखंड की मियाँ तारी की रहने वाली है। सादिया परवीन ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए पायलट बन गई है, जब वह सीवान जिले की पहली मुस्लिम महिला पायलट बनी है। जब सादिया परवीन ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई से पायलट ट्रेनिंग ली है। सादिया परवीन ने बताया है कि उनका बचपन से ही एक सपना था कि वे प्लेन उड़ाए। अब ये सपना सच हो गया है। उन्होंने बताया है कि उनके पिता भी एक किसान है और उन्होंने हमेशा उन्हें अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रेरित किया है। सादिया परवीन ने बताया है कि उन्होंने कोलकाता से पढ़ाई पूरी करने के बाद यूएई में 2 साल तक पायलट ट्रेनिंग ली है। अब वो एक लाइसेंस प्राप्त पायलट है। जिले के रघुनाथपुर प्रखंड के मियाँ तारा की रहने वाली सादिया परवीन फिलहाल अभी कोलकाता में रहती है। हालांकि पैतृक गांव में उनका आना जाना लगा रहता है। जब गांव में माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य रहते हैं। जब सादिया के पिता बिजनेसमैन हैं। सादिया की सफलता से उनके परिवार और पूरे जिले में खुशी की लहर है। जब उनके माता पिता ने कहा है कि वे अपनी बेटी पर बहुत गर्व करती है। उन्होंने कहा कि सादिया की सफलता से अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। जब सादिया ने कहा है कि वे एक दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उड़ान भरना चाहती है। उन्होंने कहा कि वे अन्य महिलाओं को भी प्रोत्साहित करना चाहती है कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। आपको बता दूं कि सादिया अभी डोमेस्टिक प्लेन उड़ा रही है। सादिया की सफलता एक मिसाल है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकती है। उन्होंने एक ऐसा क्षेत्र चुना जो आमतौर पर पुरुषों का माना जाता है, जहाँ पुरुषों का वहाँ पर दबदबा रहता है। जब सादिया की सफलता से अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिलेगी कि वे भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। दोस्तों, आपसे एक सवाल है। सवाल यह है कि आप जो खाना खाते हैं वह सच में आपका खाना पचता है या फिर सड़ता है? मेरा ये सवाल आपसे है, क्योंकि आजकल हम जो खाते हैं वह ज़्यादातर खाना पचता नहीं है बल्कि सड़ जाता है। और खाना सड़ने की मुख्य वजह लीवर की खराबी होना है, यानी कि पाचन तंत्र की खराब होना है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पाचन तंत्र खराब है तो कैसे पता लगा सकेंगे, वो भी बिना जाँच किए हुए। तो हम आपको अभी बिना जाँच किए हुए यानी कि बिना टेस्ट किए हुए बताएंगे कि आपका पाचन तंत्र खराब है तो उसको आप कैसे पहचानेंगे और उसका क्या क्या संकेत है, यानी कि पाचन तंत्र खराब होने की क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इसके बारे में अभी हम विस्तार से बात करेंगे। यहाँ शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि आंतों में खाना पच नहीं रहा है बल्कि सड़ रहा है। समय रहते अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर बीमारियों का घर बन जाएगा। जी हाँ, आपका बॉडी बीमारियों का घर बन सकता है। आपको बता दें कि अगर आपकी जीभ पर सफेद रंग की मोटी परत जम रही है तो फिर यह भी पाचन तंत्र में खराबी होने की ओर इशारा करता है, इशारा हो सकता है। अच्छी सेहत के लिए पाचन का सही रहना बेहद जरूरी है। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को ऐसा कहते हुए सुना होगा। आपको बता दें कि हेल्थ एक्सपर्ट्स भी बुजुर्गों की इस बात पर सहमति जताते हैं
दरअसल दिन भर में आप जो कुछ भी खाते पीते हैं, आपका पाचन तंत्र उसे ठीक ढंग से पचा करके शरीर के लिए ज़रूरी पोषक तत्वों में तोड़ने का काम करता है और इन्हीं पोषक तत्वों से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। जब पाचन तंत्र में एक महत्वपूर्ण अंग है कोलन, जिसे बड़ी आंत भी कहा जाता है। बड़ी आंत ही खाने के पचने के बाद खराब पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। हालांकि कई बार ज़्यादा ऑयली या फिर अनहेल्दी खाना खाने पर पीड़ित को अपच की स्थिति का सामना करना पड़ता है। जहाँ आसान भाषा में कहें तो फिर अनहेल्दी फूड की यानी कि अनहेल्दी खाना की सेवन से कई बार खाना पचने की बजाय आंतों में ही सड़ने लगता है। वहीं अगर समय रहते हुए इस स्थिति पर ध्यान नहीं दिया जाए तो फिर कई गंभीर बीमारियां व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। इसी कड़ी में यहाँ हम आपको भोजन के ठीक ढंग से ना पचने पर शरीर में नजर आने वाले कुछ आम लक्षण के बारे में अभी बताने वाले हैं। आपको बता दूं कि अगर आपको कम भूख लगता है, अगर लंबे समय तक बिना खाए रहने के बाद भी आपको भूख का एहसास नहीं हो रहा है, या फिर पसंदीदा चीज़ें सामने होने पर भी आपका खाने का मन ना हो, तो फिर ये पाचन तंत्र में गड़बड़ी का एक अहम संकेत हो सकता है। या इसके अलावा आंतों में कीड़े होने पर भी व्यक्ति को भूख का एहसास कम होने लगता है। अगर आपकी जीभ पर सफ़ेद रंग की मोटी परत जम रही है तो ये भी पाचन तंत्र में खराबी होने की ओर इशारा हो सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाचन तंत्र में गड़बड़ी होने पर जीभ पर बैक्टीरिया, कैंडिडा और ईस्ट इन्फेक्शन जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। वहीं इन लक्षणों की समय पर रहते हुए पहचान कर पाचन में होने वाली गड़बड़ी को सही करना बेहद जरूरी है। वहीं अगर आपको हर समय पेट फूलने, पेट में दर्द, सूजन या थोड़ी मात्रा में कुछ खाने पर भी उल्टी मतली जैसे महसूस होता है, या साथ ही मल त्यागने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो ये बड़ा संकेत है कि आपका खाना पचने की बजाय आंतों में सड़ रहा है। इस स्थिति में भी समय रहते जांच करा लेना बेहद जरूरी है। अगर आप गैस छोड़ते हुए आपको दर्द महसूस होती है या डकार लेने में सीने में हल्की सी चुभन जैसा महसूस हो रहा है, तो ये भी खराब पाचन के चलते हो सकता है। इस स्थिति को भी नज़रअंदाज ना करें। वहीं पर इन सब के अलावा खराब पाचन के लक्षण आपके चेहरे पर भी नजर आने लगते हैं। जब पाचन तंत्र में गड़बड़ी होने पर चेहरे पर कील, मुहासों, एक्जिमा, सोरायसिस जैसी परेशानी भी अधिक बढ़ जाती है। साथ ही स्किन अधिक ड्राई और फिर बेजान भी नजर आने लगती है। तो इन सारे लक्षणों में अगर कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे तो यही समझिए कि आपका पाचन तंत्र हो सकता है कि खराब हो गया हो। बेहतर जानकारी के लिए आप डॉक्टर से जरूर सलाह लें और डॉक्टर से जांच कराने के बाद ही आप कोई दवाई लें, और मेरे कहने पर दवाई बिल्कुल भी ना लें। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।